चलिए ध्यान दो बच्चे, आज हम लोग समझते हैं, स्टार्ट करते समझना एक लंबी सी कहानी। तो समझना क्या, एक लंबी सी कहानी, ठीक है। एक ऐसी कहानी जो यूरोप महाद्वीप के एक देश फ्रांस से क्या होती है शुरू, और फिर कहीं भारत होते होते रूस, जर्मनी, कुछ हद तक यूरोप, और एशिया में खास करके भारत। नहीं, तो लगभग एक लंबी सी कहानी जो 4 देशों की, फ्रांस, रूस, जर्मनी और भारत, ठीक है। एक क्रांति की ऐसी कहानी जो 4 देशों में क्या करेंगे हम लोग, पढ़ेंगे 4 देशों में कैसा कैसा क्या रहा उसका रूप, ठीक है। समझा गया। जर्मनी से निकलते हुए फिर रशिया, फ्रांस और इंडिया, इन 4 देशों को बारे में पढ़ेंगे। इतना क्लियर हो गया? चलो ध्यान दे, समझिए। क्रांति कहानी पढ़ने वाले ने, स्टोरी ऑफ रेवोल्यूशन। तो जब क्रांति के बारे में समझना चाहते हैं तो पहले जरा ये समझ लें कि क्रांति होता कब है, और क्रांति माने क्या। नहीं, क्रांति कब होता है और क्रांति मतलब क्या होता है। लेकिन ये सब भी जाने तो उससे पहले जरा एक और बात समझ लेते हैं। क्या? पहले अभी तक क्या समझे कि हम लोग जो कहानी पढ़ने वाले क्रांतियों की, वो फ्रांस, फ्रांस ना ही बोलूं, पूरा यूरोप, पूरा यूरोप, रशिया और इंडिया, यूरोप, रशिया और इंडिया, इन 3 जगहों पे अलग अलग समय पे क्रांतियां हुई, ठीक है ना। उसकी कहानी समझेंगे इस लंबे से क्रांति के पार्ट वाइज पार्ट, ठीक है। चलिए, पहली बात। दूसरी बात मैंने बोला कि सबसे पहले अगर क्रांति के बारे में पढ़ना है तो जरा समझ लें क्रांति होता कब है और क्रांति होता क्या है। उससे पहले थोड़ी सी आपकी क्रांति के बारे में पढ़ने में रुचि बढ़ सके, इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूँ। क्या? आज जो दुनिया है, नहीं, आज जो दुनिया है, आज का जो दुनिया है, और खास करके आज के दुनिया का जो राजनीतिक स्थिति है, नहीं, पॉलिटिकल सिचुएशन जो है आज के दुनिया का, कंटेम्पररी वर्ल्ड का, यानी कि अभी के समय का, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो क्या है? फ्रांस की क्रांति। आज की दुनिया में, आज के समय में जो पूरी दुनिया का राजनीतिक स्थिति है, वो जो इस रूप में शेप लिया है, उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो क्या है? फ्रांस की क्रांति, ठीक। तो एक ऐसी क्रांति जो पूरी दुनिया को एक नया क्या देता है? पॉलिटिकल सिस्टम, नहीं, एक नई राजनीतिक प्रणाली देने वाली क्रांति। तो कुछ ना कुछ तो उसमें खास रहा होगा, नहीं? तो अगर आप ये ध्यान में लेके चले कि कैसे आज जैसा हम लोग देख रहे हैं सिस्टम है, पॉलिटिकल सिस्टम, वो आज जैसा है वैसा क्यों है, उसको अगर जानने के आप थोड़ा सा अपने अंदर इच्छा पैदा करें, तो वो इच्छा आपको मोटिवेट करेगी क्या समझने के लिए कि फ्रांस में क्रांति हुआ कैसे, क्यों हुआ, और उसका परिणाम क्या हुआ। और कुछ हद तक तो परिणाम देख रहे हैं कि आज एक हमें क्या मिला? नया राजनीतिक सिस्टम, नहीं, नया पॉलिटिकल सिस्टम, नया राजनीतिक प्रणाली, ठीक है। चलिए, और
अगर आप किसी भी इतिहास के समझने वाले व्यक्ति से क्या करिएगा, मिलिएगा नहीं, जो इतिहास की समझ रखते हैं, और उनसे पूछिएगा कि इतिहास में अगर हमें बताना हो कि सबसे महत्वपूर्ण क्रांति कौन सी है, तो बिना एक सेकंड भी गवाए अगर वो इतिहास के सही जानकार हैं तो आपको सीधे बोलेंगे कि इतिहास में अगर सबसे कोई महत्वपूर्ण क्रांति हुई है तो उनमें से अगर टॉप 3 में किसी का नाम लेना हो या एकदम जो फर्स्ट हो तो वो है फ्रेंच रिवॉल्यूशन, फ्रांस की क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति। ठीक है, तो इतिहास में तमाम जगहों पे अलग अलग समय पे लोगों ने क्रांतियां की है, उसके पीछे अलग अलग कारण भी रहा, लेकिन इन सब में से अगर सबसे महत्वपूर्ण क्या है, फ्रांस की क्रांति, तो कहीं ना कहीं कुछ तो खास रहा होगा नहीं, तो समझ आ रहा है। ठीक है, और आपकी रुचि बढ़े इसके लिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। भगत सिंह जिन्हें कोई परिचय की जरूरत नहीं है, बल्कि पूरा सिर्फ भारत ही नहीं पूरा विश्व उनको जानता है, भगत सिंह को। तो भगत सिंह जब अपने आखिरी समय में थे, जब उन्हें लगभग फांसी लगने ही वाली थी, ठीक, तो उन्होंने जो इच्छा जताई वो कुछ ऐसी थी कि मुझे रशिया के क्रांतिकारी लेनिन के बारे में क्या करना है, पढ़ना है। वो अपने अंतिम समय पे लेनिन के बारे में क्या कर रहे थे, पढ़ रहे थे। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी झलक देखनी हो तो अगर आप में से किसी ने देखा हो द लीजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी, तो उन्होंने आखिर में ये बोलते नहीं, एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है, लेनिन को पढ़ रहा हूं, नहीं नाम भी लेते हैं बकायदा लेनिन का, और बोलते हैं कि एक क्रांतिकारी दूसरे क्रांतिकारी से मिल रहा है। तो भगत सिंह कोई छोटे मोटे व्यक्ति, ना समझ व्यक्ति तो थे नहीं, अपने समय में काफी पढ़े लिखे व्यक्ति थे, काफी सोच समझ रखते थे नहीं, और इतने महान व्यक्ति कोई क्या कर रहे हैं, और सोच समझ ही नहीं रखते थे, अंदर से काफी सशक्त और मजबूत व्यक्ति थे। तभी एक सशक्त ज्ञानवान और मजबूत व्यक्ति क्या कर सकता है, देश के लिए अपनी आहुति दे सकता है नहीं, हर अरे गहरे का काम है देश के लिए आहुति देना नहीं। तो कोई व्यक्ति देश के लिए अपने जानों तक की आहुति दे सकता है, तो वो कितने समझदार और कितने अंदर से सुलझे हुए व्यक्ति रहेंगे उसका हमें अंदाजा लगा सकते हैं नहीं। नहीं तो अनसुलझा व्यक्ति क्या कहता है, अब यहीं से आप थोड़ा सा सीखो, एक व्यक्ति जो सुलझा ना हो वो क्या करेगा, आवेश में आके कहीं भी धरना देने पहुंच जाएगा, क्योंकि सुलझा तो है नहीं, क्लियर तो है नहीं बात। तो जैसे पुलिस का डंडा बरसना शुरू होगा, वो जितने तेजी से आया था उसके दुगुना तेजी से वहां से भागेगा। अक्सर यही पाया जाता है ना, धरना देना शुरू, पुलिस के डंडा बरसना शुरू, सब भाग गए नहीं। और वो व्यक्ति पुलिस के डंडे तो खा ही रहे हैं, लेकिन ऑप्शन भी है कि बच सकते हो, और ऐसा नहीं कि एक गलती करने के बाद बच गए तो फिर दोबारा गलती नहीं की, ऐसा होता है ना, हम अक्सर यही करते हैं। हम अगर कोई ऐसा गलती कर देते हैं जिसका हमें मतलब बाद लगता है कि नहीं हमें बहुत बड़ी सजा मिल सकती है, उसके बाद हम हमेशा के सतर्क हो जाते हैं नहीं कि ये गलती दोबारा नहीं करूंगा। ठीक, वो सॉन्डर्स का मर्डर करते हैं, ब्रिटिश ऑफिसर, और सॉन्डर्स का मर्डर करते हैं और उसके बाद जाके असेंबली में क्या फोड़ते हैं, बम, जबकि उन्हें पता है कि एक गलती में ऑलरेडी कर चुका हूं, गलती छोटी मोटी नहीं है, सीधा कत्ल किया, खून कर दिया हूं किसी का, और मौत की सजा, मौत आज भी भारत में है ना, बहुत हद तक अगर कोई आप बहुत ही क्या करते हैं दर्दनाक तरीके से किसी को मौत देते हैं तो उसकी सजा मौत ही है, फांसी ही लगती है। और तो अंग्रेजों का समय था और किसी अंग्रेज के अच्छे ऑफिसर को आपने मार दिया तो वहां तो पता है गलती कर दी है, लेकिन वो गलती पता है फिर भी अगला गलती करेंगे।
तो गलती के बाद भी अगला गलती कौन करता है, जिसे पता हो कि मैं गलती क्यों कर रहा हूं? नहीं, गलती अंग्रेज के हिसाब से या गलती उस आदमी के हिसाब से जो सोचता है कि नहीं फंस गए, उनके हिसाब से तो ये क्या है, क्रांति। नहीं, तो एक के बाद एक घटना कोई किए जा रहा है, पता है कि हर घटना में फंस सकता हूं, लेकिन फिर भी किया जा रहा है, उसका मतलब क्या, दिमाग क्लियर है नहीं कि करना क्यों है। वहां से निकले फिर जेल में शुरू कर दिया, नहीं कि सही पुस्तक दो, खाना पीना सही दो, कपड़े वगैरह सही दो। फिर से क्लियर है, इसीलिए लगातार कई दिनों तक भूखे रह पाए। नहीं, हम एक दिन भूखे रहते, दूसरे दिन खाने की डिमांड एकदम इच्छा होती रहती है, नहीं तुरंत कब खाना मिलेगा। कोई आदमी इतने लगातार दिनों तक भूखा है, और भूखा किस स्थिति में है, जब उनके कभी मुंह के अंदर कभी नाक के अंदर क्या डाला जा रहा है, पाइप डाला जा रहा है दूध का जबरदस्ती, ताकि दूध पी लेगा, दूध पी लेगा तो मान जाएगा खाना खा गया, तो इनका भूख हड़ताल टूट जाएगा। और ऊपर से पानी भी नहीं दिया जा रहा है इन लोगों को, कि नहीं पानी नहीं देंगे, बोलेंगे कि पीना है तो लो दूध पियो। ठीक, उन सबको झेलते हुए आदमी भूखा है। तो इतना लंबा लगातार भूखा रहना अगेन बताता है कि सुलझा हुआ व्यक्ति है, तभी देख पा रहा है कि मैं भूखा इतना दिन क्यों हूं। नहीं, हम संघर्ष लंबे समय तक कब कर पाते हैं, जब हमें कुछ क्लियर होता है। नहीं, अक्सर हमें शिकायत क्या रहती है कि काम करना शुरू किया नहीं, एक दो दिन किया, तीसरे दिन फिर से वही, फिर से कभी महीनों बाद एक दिन अचानक मोटिवेटेड हुए, फिर से 2-3 दिन किया, फिर से वही। वो 2-3 दिन के बाद फिर से हम लोग अपने डेली रूटीन में जहां कोई काम ना करना, एकदम भद्दा सा जीवन जीना इसलिए शुरू कर देते हैं क्योंकि जो काम करना शुरू किया था ना, उसको लेकर कोई क्लैरिटी नहीं थी, बस भावना उठा, काम करना क्या कर दिए शुरू। लेकिन जब काम को लेके क्लियर होते हो तो लंबे समय तक चलता है ना। क्या क्या लगता है, कोई एथलीट जो है या कोई जेवलिन थ्रो करता है, कोई स्विमिंग करता है, तो मुंह उठा के शुरू हो जाता है, काफी सोच समझ के होगा, नहीं कि एक दिन की प्रैक्टिस से हो जाता है, नहीं सालों साल नहीं, लगातार 8 घंटे 9 घंटे प्रैक्टिस करनी पड़ती है, तब जाके कहीं जाके एक दिन ओलंपिक्स में क्या कर पाता है, सही से परफॉर्म। नहीं ये बात, तो कोई व्यक्ति किसी काम को लंबे समय तक कर पा रहा है, उसका मतलब क्या, काम को लेके उसका दिमाग क्या है, क्लियर। ठीक, कुछ का समय मजबूरी हो सकता है, लेकिन मजबूरी के लिए काम करेगा तो अंदर एक छटपटाहट रहेगी। नहीं, कोई व्यक्ति किसी काम को, जैसे कि क्या है, कुछ लोग हैं जो डेली जॉब करते हैं, नहीं उन्हें पता नहीं क्यों करते, लेकिन अंदर छटपटा भी रहे, नहीं अरे ये क्या कर रहा हूं, नहीं कर रहा, समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मजबूरी अपनी बांध ली है। नहीं, बच्चों की फीस है, पत्नी का खर्चा है, घर का खर्चा, ये है वो है, तो वो मजबूरी डेली काम करवा रही है, होता है ना ऐसा। लेकिन जो व्यक्ति किसी काम को एंजॉय करते हुए, उसके लिए बाध्य नहीं है वो करना। भगत सिंह के लिए जरूरी था भूख हड़ताल करना, खाते रहते फिर भी फांसी मिलनी थी, मिल जाती, नहीं कोई भूख हड़ताल करना जरूरी तो नहीं था। या किसी के लिए जरूरी होता है क्या आप खिलाड़ी ही बनो, जैसे आम आदमी थोड़ा मोड़ा पढ़ाई करता है, थोड़ी मोड़ी नौकरी ले लेता है, फिर शादी बच्चे, जैसा जीवन जीता है वैसा खिलाड़ी भी जी सकता है, नहीं है बात। लेकिन कोई व्यक्ति अगर किसी काम को दुनिया से हट के करता है और इंजॉय करते हुए करता है, इसका मतलब क्या, उस काम के पीछे का उस व्यक्ति का उद्देश्य क्लियर है। इतना समझ में आ रहा है ना। तो भगत सिंह जैसे सुलझे हुए व्यक्ति अगर लेनिन को पढ़ रहे हैं, तो वहां से थोड़ा सा अंदाजा हम लगा सकते हैं कि बलमदीन लेनिन ने जो रशिया में क्रांति की थी, उसमें कुछ खास रहा होगा, नहीं तभी तो इतना सुलझा हुआ व्यक्ति उनको पढ़ने का इच्छा जता रहे, वो भी कब, अपने आखिरी समय में। और ऐसा नहीं था कि उन्हें पता नहीं था, उन्हें तो पता था ना कि मेरी फांसी कब लगने वाली है। तो अपने आखिरी समय में अगर कोई सुलझा हुआ, इतना भगत सिंह इतना सुलझा हुआ व्यक्ति लेनिन को पढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, तो वहां से हमें थोड़ा अंदाजा लगा लेना चाहिए कि रूस की क्रांति का क्या महत्व रहा होगा। ठीक है, अब उठ के आते हैं जर्मनी की। नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत को आजाद कराने के लिए सहायता किससे मांगने जाते हैं, जर्मनी में हिटलर से। फिर से मैं वही बात बोलूंगा, क्या नेताजी जैसे सुलझे हुए व्यक्ति, नहीं नेताजी सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के अध्यक्ष भी रह चुके हैं, प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, कांग्रेस पार्टी के, आज जो आईएनसी है, इंटरनेशनल कांग्रेस, राहुल गांधी कांग्रेस, उस कांग्रेस के एक समय में प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं, और एक समय में कांग्रेस से अलग भी हो चुके हैं, और कांग्रेस के विरुद्ध हैं। विरुद्ध नहीं यानी कि कांग्रेस के तरीके को नहीं मानते हैं, मानते हैं कि इस तरीके से कोई खास परिवर्तन आने वाला नहीं है।
एक समय ऐसा भी है, अगर आप थोड़ा सा नेताजी और गांधी जी को पैरेलली पढ़िएगा, ठीक है ना, अलग अलग नहीं, साथ में, अलग अलग पढ़े साथ में पढ़े, तब समझ में एक टाइम है जब नेताजी गांधी वर्सेस हो गए हैं, सुभाष चंद्र बोस वर्सेस महात्मा गांधी, ठीक है। ये इनके विचारों सहमत नहीं है और इनके विचारों सहमत नहीं है। कई दफा सुभाष चंद्र बोस ने पत्र लिखा है कि बापू आप भारत के लोग को तो समझाते हैं क्या, अहिंसा परमो धर्मो, जरा ये अहिंसा का पाठ हिटलर को भी पढ़ाइए जो युद्ध कर रहा है, ठीक है, या और लोग को भी पढ़ाइए, ब्रिटिशर्स को पढ़ाइए, वो भी तो युद्ध में थे, दूसरे विश्व युद्ध में भी थे, पहले विश्व युद्ध में भी थे, नहीं। तो एक टाइम है जब नेताजी और गांधी जी वर्सेस आ गए हैं, नहीं। अब अगेन ये सुलझे हुए व्यक्ति की पहचान है क्या, एक अनसुलझे व्यक्ति की पहचान क्या होती है कि एक पहचान से जुड़ गया ना तो उसी से जुड़ा रहेगा, ये व्यक्ति एक आम आदमी है, नहीं, क्योंकि इसे अपनी समझ नहीं है, तो संयोग बस किसी एक पहचान से जुड़ गया तो उसी पहचान से जुड़ा रहे। आम आदमी की कहानी क्या है, आम आदमी एक दफा क्या कर देता है, किसी दफ्तर में नौकरी कर देता है, घुमा फिरा के पूरे जीवन वही कर रहा होता है, ये दफ्तर नहीं तो बागल वाला दफ्तर, यही करता है ना। कभी ऐसा पाए हो कि एक आम आदमी है जो 40 वर्ष तक मेडिकल प्रोफेशनल में था, अब वो छोड़ के किसी और प्रोफेशन में जा रहा है, नहीं होता है। एक दफा मेडिकल प्रोफेशन पकड़ लिया उसी में, आम आदमी तो एक दफा दुकान भी खोल लेता है तो दुकान पूर्वज से खुला हुआ दुकान कई वंशों तक चलते रहता है, नहीं। तो जब हम ऐसा पाओ ना, जब ऐसा पाओ कि एक व्यक्ति पूरे लाइफ एक ही चीज से चिपका हुआ है, तो दो पॉसिबिलिटी बनती है, या तो वो बड़ा अनोखा काम कर रहा है इसीलिए उसी से चिपका हुआ है, या दूसरा उसका दिमाग में कुछ नहीं काम करता है, क्योंकि उसके दिमाग का कोई ठिकाना नहीं है, तो उसे जो संयोग बस समझ में आ गया या पकड़ में आ गया काम, उसी काम में लगा हुआ है, आगे ना सोचता है ना समझता है, मतलब उलझा हुआ व्यक्ति है, सुलझा हुआ व्यक्ति। लगातार एक काम को लंबे समय तक करना दो स्थिति में पाया जाता है। विवेकानंद भी एक काम को लंबे समय तक किए थे, क्योंकि वो जो काम कर रहे थे वो बड़ा अनूठा काम था। और एक व्यक्ति जो एक दुकान को कई वंश तक चलाते आ रहा है, उसके पीछे कारण क्या, कोई सुलझे हुए नहीं है, संयोग बस दुकान था तो चलाते आ रहे हैं, ठीक है। नहीं तो एक सुलझा हुआ व्यक्ति, देखिए सुलझा हुआ व्यक्ति मतलब क्या, जो उलझन से सुलझन की तरफ गया, और उलझन से जब हम सुलझन की तरफ यात्रा करेंगे, उलझे हुए से सुलझने की तरफ यात्रा करेंगे, तो कई दफा ना अपने आप को बदलना पड़ेगा, और अपने आप को बदलना मतलब काम बदलना, क्योंकि आपके जीवन का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा आपका काम ही तो होता है, नहीं है बात। तो कोई व्यक्ति, अक्सर हम सब उलझे हुए होते हैं, तो कोई व्यक्ति उलझने से सुलझने की तरफ जाएगा तो उसके जीवन में कई दफा परिवर्तन देखने को मिलेगा। लेकिन आम आदमी क्या कई दफा परिवर्तन करता है, आम आदमी की कहानी स्क्रिप्टेड होती है, जन्म, ठीक ठाक एजुकेशन, काम चलाओ, नौकरी, शादी, बच्चे, उनको बड़ा करना है, उनकी शिक्षा, उनकी शादी, उनके बच्चे, उम्र हो गई खत्म। ये है हर आम आदमी की कहानी, इससे कुछ खास अलग नया नहीं होता है। इस स्क्रिप्ट पे चलना मतलब अपने आप को सुलझाने का प्रयास नहीं किया, ठीक है ना। और ये कोई बोल मत देखिए मैं सुलझा हुआ जन्म से कोई सुलझा हुआ, आप कोई नए चीज का डिमांड कर रहे हैं ना, अपने आप में ये बताता है कि आप उलझे हुए हैं, नहीं है। एग्जाम्पल के लिए बताता हूं, कभी हुआ होगा ऐसा, सबके साथ होता है, आपके साथ हुआ हो तो अच्छी बात है, किसी दिन पढ़ाई को लेकर इस हद तक क्लियर हो गए कि कोई अगर उस समय बोल देता ना कि अरे सोने का बिस्किट दे रहा हूं करोड़ों का, बोलते कि साइड रखो, नहीं यार पढ़ने दो, अभी अभी समझ में आ रहा है कि पढ़ना क्यों है, नहीं। मतलब उस समय क्या किए, आपको कुछ और नहीं चाहिए। तो सुलझा व्यक्ति क्या, जब कुछ और नहीं चाहिए उसे, जब हम सुलझ जाते हैं तो कुछ और की डिमांड करते हैं। लेकिन ये आम आदमी तो हर चीज की डिमांड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो आम आदमी जब बहुत चीजों की डिमांड कर रहा है, अपने आप में क्या बता रहा है कि व्यक्ति क्या है, उलझा हुआ, नहीं। और उलझा हुआ है, संयोग बस जो पकड़ में आ गया उसे किए जा रहे हैं, आगे अपने आप को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहा है। और क्योंकि आम आदमी अपने आप को सुलझाने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो फिर संसार में क्या होता है,
बलात्कार, भाई भाई का झगड़ा, जमीन को लेके विवाद, हत्या, लूट, भ्रष्टाचार, ये सब किसका लक्षण है? कोई सुलझाने का प्रयास अपने आप को नहीं कर रहा है। इमोशन है ना, इमोशन हमको उलझाया हुआ है। सुलझाना मतलब क्या? इमोशन को समझेगा ना, समझने का प्रयास नहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए। लेकिन नेताजी अपने लाइफ में एक ही जगह अटके, वो बदले हैं। एक समय बता रहा हूं कांग्रेस के साथ हैं, गांधी जी के साथ, एक समय गांधी जी के विरुद्ध हैं। एक समय जो बोलते हैं, जो गांधी जी बोलते हैं वही सही, और एक समय जाके जापान में पाए जाते हैं, सिंगापुर में पाए जाते हैं, रशिया जाने का प्रयास करते हैं, जर्मनी में पाए जाते हैं। एक टाइम पे पढ़ाई करने जाते हैं विदेश वगैरह, नहीं, सिविल सर्विसेज उस समय उन्हें जॉब लगने वाली थी, जो उस समय बहुत कम लोग को मिलता था, फिर वो छोड़ देते हैं। वो छोड़ने के बाद इंडिया में कुछ ऐसा था, जब पता चला था कि नेताजी को सिविल सर्विसेज की जॉब लगने वाली है, हर अगले दिन के घर पे एक लड़की पहुंच जाती थी अपनी, यानी माँ अपनी लड़की लेके, कि इसका शादी करवा दो उनसे। नहीं, फिर वो शादी नहीं करते हैं और फिर जर्मनी में जाके शादी करते हैं। तो आदमी अपने लाइफ में इतने बार चीजों को बदल रहा है, मतलब क्या है? सुलझा व्यक्ति है, नहीं, उलझने से सुलझने का क्या कर रहा है? प्रयास। अब ऐसे सुलझे हुए नेताजी किससे जाके मिलते हैं? एडोल्फ हिटलर से, जर्मनी में। अगेन हिटलर से मिल रहे हैं, हिटलर का पार्टी नाजी, नहीं, तो हिटलर से कोई इतना सुलझा हुआ व्यक्ति मिल रहा है। अगेन ये बताता है जर्मनी में जो भी चल रहा था ना, मामूली बात, उसमें भी कुछ खासियत थी। है? आप लोग जब, मैंने बताया ना कि यूरोप पूरा पकड़ लो, नहीं, यूरोप में इटली है, आप सबको पता है। इटली में एक मेजिनी करके एक क्या रहे हैं, क्रांतिकारी, ठीक। भारत के कई सारे क्रांतिकारी उनको ही पढ़ते हैं। अगेन ये फ्रेंच रिवॉल्यूशन, ये यूरोप में जो पूरा क्रांति हुआ है, यूरोप में जो राष्ट्रवाद हुआ है, नेशनलिज्म हुआ है, समझेंगे हम हर टर्म को, राष्ट्रवाद क्या होता है, हर चीजों को समझेंगे। लेकिन यूरोप में जो बदलाव आया है, यूरोप में जो क्रांति हुआ वो भी महत्वपूर्ण था, नहीं, भारतीय क्रांतिकारी उनको पढ़ रहे हैं। भगत सिंह ने असेंबली में बम फोड़ा था, कारण बहरों को सुनाने के धमाके क्या आती है, जरूरत। ये बात उन्होंने फ्रांस से उठाया था, फ्रांस में भी कुछ ऐसे ही घटना घटी थी। हमारा सिलेबस 9th-10th के लिए डिजाइन किया गया तो काफी छोटा रखा गया है, लेकिन फिर मैं प्रयास करूंगा कि बाहर से जितने भी आपको रेफरेंसेस बता सकूं, जैसे अभी बता रहा हूं वैसे बताता रहूं, ताकि आप क्या कर पाए, चीजों को थोड़ा सा होलिस्टिक वे में, नहीं, एक संपूर्णता के साथ चीजों को बेहतर समझ पाए। तो भारत की क्रांति कहां से प्रेरित हो रही है? फ्रांस से, नहीं। इतने बड़े बड़े क्रांतिकारी जब किसी दूसरे देश से प्रेरणा लेके क्रांति करने का प्रयास कर रहे हैं, यहाँ कुछ बदलाव लाने का प्रयास कर रहे हैं, अगेन वहां पे क्रांति हुई होगी, ये काफी महत्वपूर्ण है, या उस क्रांति में कुछ तो खास है, इसका सबूत देता है, नहीं, है ना। आगे जब हम बढ़ेंगे, हम लोगों ने हाल ही में बात किया था, या कई दफा हम लोगों ने बात किया है, जातिवाद को मिटाने में अगर किसी का योगदान अभी तक सही से रहा है तो वह है शहरीकरण, नहीं। शहरीकरण ने बहुत हद तक क्या किया है, जातिवाद को खत्म किया है। स्कूल भी एक जगह रहा है, फिर भी स्कूल में आज भी गांव में कुछ हद तक, अब तो कम, लेकिन जब एक गांव उस गांव हुआ करता था, अब गांव तो गांव नहीं रहा, अब गांव में भी धीरे धीरे शहरीकरण का कुछ प्रभाव देखने को मिल जाता है, नहीं। आज हम बोलते हैं ना, आज हम बोलते हैं, लेकिन पहले लोग मिला करते थे, अब तो सब अपने अपने घर में रहता है, नहीं, अपने काम से काम रखता है, किसके पास समय है? अपने काम से काम रखना, किसी के पास समय ना होना, किसका, कहाँ का लक्षण है? शहर का लक्षण है, नहीं। आज जब व्यक्ति काम से काम रखता है तो जाति बीच में अक्सर नहीं आती है ना। सामान चाहिए था, वहां से गए ले लिए, उसको वो चाहिए था, वहां से गया ले लिया। थोड़ा सा समझिए, समझने का प्रयास करेगा, थोड़ा सा ध्यान से, थोड़ा सा
एक्स्ट्रा अटेंशन समझने का प्रयास करेगा, नहीं तो फिर बात फिसल जाएगा दिमाग से। समझिए, देखिए, जब पूंजी अर्जित करना, जब पूंजी अर्जित करना खेतों से नहीं बुद्धि से महत्वपूर्ण हो जाता है तो जाति प्रथा खत्म होने लगता है। बताता हूं कैसे। हम लोग हाल ही में बात किया था ना, खेत से जब पूंजी अर्जित करते थे, जिनके पास खेत था वही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। लेकिन जब वो खेतों से कहाँ आ गया, बुद्धि पे, अब पूंजी अर्जित होगी, अब काम होगा किससे, बुद्धि से। तो वहां ये पाया गया कि एक छोटी जाति का आदमी ट्रैक्टर अच्छा चलाता है, तो खेत में उसी को बुलाएंगे, है ना। एक छोटी जाति का आदमी मकान अच्छा बनाता है तो मिस्त्री में उसी को रखेंगे। देख रहे हैं ना, आपस में जातियों का कनेक्शन बढ़ रहा है ना। एक छोटी जाति का आदमी ट्यूशन अच्छा पढ़ाता है, टीचर उसी को रखेंगे, नहीं है। तो धीरे धीरे सबने अपना अपना काम शुरू किया, देख रहे हैं, धीरे जाति खत्म होने लगा, नहीं। अब जब सबका काम चलने लगा तो क्या हो गया, आपको जरूरत उसको है, उसकी जरूरत आपको है, नहीं। एक ऊंची जाति का आदमी किसी नीची जाति पे डिपेंडेंट है, सो कॉल्ड नीची जाति, नहीं ऐसा कुछ होता नहीं, लेकिन समाज जो बोलते हैं। और एक निचली जाति का आदमी ऊपरी जाति पे डिपेंडेंट है, नहीं। तो दोनों एक दूसरे पे क्या हो गए, निर्भर। और दोनों एक दूसरे पे निर्भर हो गए तो कनेक्शन बैठ गया ना। आरक्षण का बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, उस पर हम लोगों ने कई दफा बात किया हुआ है, ठीक है। चलिए, तो कहीं ना कहीं क्रांति जिम्मेदार है क्या करने के लिए, आज का जो शहरीकरण हुआ है, आज जो क्या हुआ है, उसके लिए कहीं ना कहीं क्या जिम्मेदार है, क्रांति। आज जो औद्योगिकरण हुआ है, फैक्ट्री बन पाया, उसके लिए कहीं ना कहीं क्या जिम्मेदार है, क्रांति। आप पढ़ेंगे सारी कहानियां। फ्रांस में जो क्रांति हुई उसमें अहम भूमिका पता है किनका था, वही लोग जो क्या थे, मजदूर थे, व्यापारी जो थे, जो कुछ हद तक शिक्षित थे, जो कारखानों में काम करते थे, उनका महत्वपूर्ण भूमिका रहा है। पूरी जो कार्ल मार्क्स, फादर ऑफ कम्युनिज्म, नहीं, साम्यवाद के जनक, कम्युनिज्म के इंट्रोड्यूस कराने वाले दुनिया को, कार्ल मार्क्स जब अपनी पूरी कम्युनिज्म की थ्योरी देते हैं, उनकी किताब है दास कैपिटल, ठीक है, कम्युनिज्म मैनिफेस्टो, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो करके एक और किताब है उनकी, ठीक है। तो उन किताबों में जो भी लिखा हुआ है वो किताब उस टाइम का है जिस समय फैक्ट्री में मजदूरों से जबरदस्ती काम करवाया जा रहा है लंबे लंबे समय तक, और पेमेंट क्या किया जा रहा है, कम। वहां से फिर कम्युनिज्म और कम्युनिज्म की विचारधारा और रशिया की क्रांति, और कहीं कुछ हद तक वहां से लेनिन प्रभावित हुए हैं। तो देख रहे हैं ना, मजदूर का कहीं ना कहीं योगदान है किसमें, क्रांति में। तो शहरीकरण हो या मैंने जो आपको तमाम लोगों का क्या दिया, नाम बताया, जो उन जगहों से जुड़े हुए थे, और वो तमाम जो लोग थे, वो भगत सिंह हो, नेताजी हो, सब सुलझे हुए व्यक्ति थे, नहीं। और इतने सुलझे हुए व्यक्ति किसी जगह से जुड़ रहे हैं तो वो जगह कुछ ना कुछ तो महत्व रखता होगा, ठीक है। तो यहां से आपके अंदर एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग क्या होनी चाहिए, डेवलप, कि जब इतने सुलझे सुलझे व्यक्ति किसी जगह से महत्व रखते हैं और वहां से इंस्पिरेशन लेते हैं, भगत सिंह जैसे व्यक्ति फ्रांस से क्रांति कैसे करनी चाहिए उसका इंस्पिरेशन लेते हैं कुछ हद तक, तो जरूर कुछ ना कुछ क्या रही होगी बात, नहीं। इतना समझ में आ गया। चलिए, चल देखिए, समझिए। तो इतना आपको अंदाजा मिल गया कि कहाँ की क्रांति क्यों इतना महत्वपूर्ण रही होगी, नहीं, कितने बड़े बड़े लोग इनसे जुड़े हुए थे। अब जरा क्रांति पे आए।
क्रांति होती क्या है? तो ऐसा नहीं क्रांति शब्द से आप अपरिचित हो, हमें सबको पता है। नहीं, हम अक्सर क्रांति हम भी करते रहते हैं, नहीं करते रहते हैं? क्रांति आप लोग करते हैं कि नहीं करते हैं? अरे हम सब करते रहते हैं क्रांति। कभी किसी ने कुछ बोला नहीं, अब ये नहीं होगा, ऐसा ऐसा ही होगा क्रांति? नहीं करते हैं ना? क्रांति के कई सारे क्या हो सकते हैं मतलब, मतलब एक ही होता है, डिटेल में डीप में उसका और बहुत सारा अर्थ हो सकता है। फिलहाल उसको हम साइड रखे, जरा एक एक आम आदमी में जैसा क्रांति फेमस है ना, उसको जरा समझते हैं, फिर आते हैं आगे क्रांति का क्या मतलब, जैसा कुछ भी। क्रांति मतलब क्या समझते हैं? हमारे लिए क्रांति का मतलब क्या होता है? अवज्ञा। भगत सिंह अंग्रेजों की अवज्ञा कर रहे थे, गांधी जी अंग्रेजों की अवज्ञा कर रहे थे, नहीं? लेनिन कैपिटलिज्म का या राजाओं का अवज्ञा कर रहे थे, है ना? तो हमारे लिए क्रांति मतलब क्या होती है? किसी एक स्थापित संस्था का अवज्ञा करना, नहीं तो हम बोलते हैं उसके खिलाफ हमारी क्रांति जारी है। धरना प्रोटेस्ट आज भी नहीं होता है। सरकार एक पहले से ही एक स्थापित संस्था है, नहीं, एक पूरा सिस्टम है, उस सिस्टम के खिलाफ क्या कर रहे थे? किसान प्रोटेस्ट करते हैं, है ना? बिहार बोर्ड उठा ले या कोई भी स्टेट बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड, एक पहले से क्या है? स्थापित संस्था। और उस स्थापित संस्था के खिलाफ क्या करते हैं? टीचर प्रोटेस्ट करते हैं, यानी उनकी आज्ञा नहीं मानते, अवज्ञा करते हैं, ऐसा करना पड़ेगा, यही तो होता है। तो एक आम आदमी के लिए ये हम जो क्रांति का एक बहुत ही मूलभूत परिभाषा अगर समझे, नहीं, यानी कि बेसिकली जिसको हम क्रांति बोलते हैं, उसका मतलब अवज्ञा ही तो होता है, नहीं होता है? किसी एक स्थापित चीजों की बात ना मानना, कभी राजा की बात नहीं मानना, कभी सरकार की बात नहीं मानना, कभी किसी संस्था की बात नहीं मानना, नहीं। और हमारी हम क्या बोलते हैं कि हम क्या कर रहे हैं? क्रांति, यही तो होता है। अब देखिए क्रांति ना दो जगह से उठती है, एक भावना से उठती है क्रांति और एक समझदारी से उठती है क्रांति, ठीक? तो भावना से जो क्रांति उठती है उसकी उम्र बहुत क्या होती है? छोटी। नहीं, आप तो ऐसा नहीं होने देंगे, और चले गए और देखिए वहां से पहले हमसे मजबूत आदमी खड़ा है, वापिस उसी गति से लौटा है, नहीं होता है? और एक होता है समझदारी से क्रांति, भगत सिंह जैसी क्रांतिकारी, है ना? भगत सिंह उन व्यक्तियों में से हैं, अक्सर हम क्या बोलते हैं कि हमें अपना क्या चुनने का अधिकार है? ना जन्म चुनने का अधिकार है और ना मृत्यु चुनने का अधिकार है। जन्म चुनने का अधिकार तो भगत सिंह को भी नहीं था, लेकिन मृत्यु उन्होंने चुनी है। हम आम आदमी की मृत्यु क्या होती है? आकस्मिक, नहीं? बीमार पड़ गए तो मर गए, एक्सीडेंट हो गया तो मर गए, कहीं भूकंप आ गया तो मर गए, किसी को बिजली का झटका लग गया तो मर गए, गलती से फूड पॉइजनिंग हो गई, कोई बीमारी हो गई, कभी हार्ट अटैक हो गया, ब्रेन में कोई दिक्कत हो गया इसलिए मर गए, नहीं। लेकिन भगत सिंह दुनिया के उन गिने चुने व्यक्तियों में से हैं जिन्होंने क्या किया? अपना मृत्यु चुना है। कब मुझे मरना है, आई विल डिसाइड। जन्म तो नहीं पता, लेकिन मरना कब है मैं चुनूंगा। पूरी प्लानिंग से अपनी मृत्यु क्या की उन्होंने? चुनी। आखिरी क्षण में भी आजाद जी का चिट्ठी आता है उन्हें, चंद्रशेखर आजाद जी का, कि इसको तुमको छुड़ा लेंगे हम लोग, लेकिन वहां भी वो मना करते हैं, नहीं है? ऐसा नहीं, कई दफा उनको बोला था कि एक माफीनामा लिख दो तो तुमको छोड़ दिया जाएगा, वो बोलते हैं कि हम माफीनामा तो लिखते हैं, बोलते हैं कि मेरे गोली मार के मारो, नहीं फांसी मत दो, सीधे सामने से गोली मारो मुझे, मुझे उसमें अपना ज्यादा सम्मान नजर आएगा, नहीं? तो भगत सिंह उन गिने चुने व्यक्तियों में से इतिहास में जिन्होंने क्या किया? अपनी मृत्यु को चुना है, कब कैसे मरना है, ठीक है ना?
तो इसको बोलते हैं कि क्रांति कहां से हुई है? समझदारी से। ठीक है, अब देखिए, अब एक और पक्ष को समझते हैं कि हम किसी के खिलाफ विरोध कब शुरू कर देते हैं। हम किसी के खिलाफ विरोध कब शुरू कर, मैं अक्सर क्लास में बोलता हूं, क्या किसी व्यक्ति को एक थप्पड़ मारोगे, दो थप्पड़ मारोगे, तीन थप्पड़ मारोगे, रुक जाएगा नहीं। अब एकदम उसको चाहो कि मार ही दे, वो सामने से वार कर देना क्या कर देगा? शुरू नहीं। बिल्ली भी जब पाती है कि अब निकलने का रास्ता कोई नहीं है, तो इंसान सामने भले कितना ही बड़ा, वो भी हमला करना क्या कर देती है? शुरू, अपने क्षमता के अनुसार। बिल्कुल हो सकता है 99% केस में यही होगा कि बिल्ली अंतिम में मृत्यु को प्राप्त हो जाए, इंसान जिंदा निकले वहां से, लेकिन वो संघर्ष पूरा करती है। तो जब आप किसी व्यक्ति को इस हद दबा देते हैं कि अब उसके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बच जाता, तो वो फिर अपना विरोध क्या करता है? आपके सामने प्रदर्शित करता है। और समझ में आया? तो अगर क्रांति सही में वही होती है जो समझदारी से आई हो, और क्रांति तब होती है जब एक आदमी क्या हो? सीमा से अधिक सताया गया हो। नहीं, इसको भी देखोगे तो अगर सीमा से अधिक भी सताया गया हो तब भी क्रांति के उठे, तो वो क्या होता है? भावनात्मक ही नहीं, किसी को मारे, भावना में आके मार दिया। असली में क्रांति मिला जुला के समझदारी से ही आती है कि कोई व्यक्ति समझ के समझ रहा हो, यानी कि समझदारी से उसकी समझ इतनी विकसित होगी, समझ रहा हो कि गलत हो रहा है यहाँ पे नहीं। और जब व्यक्ति समझता है कि यहाँ पे गलत हो रहा है, तो फिर क्रांति शुरू होती है। उधम सिंह की आप ले लीजिए कहानी, नहीं, उन्होंने अपनी समझ से ये बैठा लिया था कि गलत हुआ है, ये नहीं, समझदार इतने थे कि पता चल गया था कि गलत हुआ है, और गलत हुआ है तो इसका बदला, और उन्होंने जाके इंग्लैंड में मारा डायर को। ठीक है ना? तो इसे कहते हैं समझदारी से होने वाली क्या? क्रांति। ठीक, चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, फिर आगे बात करते हैं।